हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे इज आवर रिवीजन लेक्चर 2। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो कल अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था। प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मतलब अपन ने समझ लिया था। उसके बाद अपन ने समझा था सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा समझ लिया था, जिसमें एक्सप्रेस हो गया था, इंप्लाइड हो गया था, क्वाजी हो गया था, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट हो गया था। आई गेस एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी वाला बचा था, कल नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, चलो। तो आई एम अज्यूमिंग कि आज तो कम से कम एक बार खुद से पढ़ के आए हो कि नहीं? आज तो पढ़ के आए हो कि नहीं? आज पढ़ के आए हो कि नहीं खुद से एक बार? यस यस, आज विजय पढ़ के आया है। कल तो मुंह छुपा रहा था। नहीं, कल कौन मुंह छुपा रहा था? विजय मुंह छुपा रहा था ना। हाँ, आज विजय पढ़ के आया है, दीक्षा भी पढ़ के आई है। वेरी गुड, वेरी वेरी ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना। ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि यूनिट 1 आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग करेंगे यूनिट 2, तो हमारा शेड्यूल जो है वो एक एक दिन आगे बढ़ जाएगा। बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक नया शेड्यूल बना करके आपको दूंगी, जो कि प्रॉपरली अपन उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। आज की क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ परफॉर्मेंस। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस हो गया है कि नहीं। अगर दोनों पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, यानी कि मान के चलो मेरा और आपका अग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपके शादी में गाना गाऊंगी, बदले में आप मुझे शादी में गाना गाने का 1 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ हम दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब मान के चलो शादी आ गई, मैंने भी गाना गा दिया और आपने भी 1 लाख रुपए मुझे दे दिए, तो मैंने भी अपना वादा निभा दिया, आपने भी अपना वादा निभा दिया, सब कुछ डिस्चार्ज हो गया क्या? हाँ, होली कंप्लीट हो गया। यस, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हैं और जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी अपना पार्ट पूरा नहीं करते हैं, कुछ करने का बचा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटरी भी फर्दर 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? यूनिलेटरल का मतलब होता है कि अभी एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, एक पार्टी का परफॉर्म करना बचा है। एग्जाम्पल, मैंने गाना तो गा दिया लेकिन आपका पेमेंट करना बचा है, तो मैंने अपना पार्ट निभा दिया, आपका पार्ट बचा है, तो इसे बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल मतलब रियली सॉरी, बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टी का परफॉर्म करना बचा हुआ है। मान के चलो शादी आएगी अगले महीने, तो अभी तक बस हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना मैंने गाना गाया है ना आपने मुझे पैसा दिया है, दोनों ही पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो दिस इज नोन एज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आर वी क्लियर विद दिस? तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह का होता है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। आर वी क्लियर विद दिस? यस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था, याद है मैंने बोला था कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली क्या आप बेनिफिट रिस्टोर करने के लिए लायबल होते हैं कि नहीं? बेनिफिट रिस्टोर यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कुछ पैसे मिलते हैं या कोई सामान मिलता है और अगर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो क्या आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे? तो सब केस का अलग अलग है। अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट यानी शुरू से ही वॉइड है, उसमें आपने पैसा क्यों दिया सामने वाले को, आपको कोई भी पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। सेम गोज विथ इलीगल अग्रीमेंट। अगर मैं किसी को मर्डर करने के लिए पैसे देती हूँ और अगर वो मर्डर नहीं करता है तो वो पैसे मेरे गए, पैसे मेरे डूब गए, मैं पैसे वापस से रिस्टोर नहीं करवा सकती, मैं पैसे वापस से नहीं मांग सकती। तो अगर इलीगल अग्रीमेंट या वॉइड अग्रीमेंट है, मैं आप सामने वाले को कोई पैसा या प्रॉपर्टी कुछ भी ट्रांसफर करते हो, तो वो गया, वो डूब गया, वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस नहीं आ सकता। करण अर्जुन नहीं है जो वापस आ जाएंगे,
करेंगे, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड इन दिस टू केसेस, इन वॉइड एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। क्यों दिया आपने इलीगल एग्रीमेंट के लिए पैसा, क्यों दिया? अब नहीं मिलेगा वापस, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। वॉइड एग्रीमेंट, आपको पता था माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्यों दिया आपने माइनर को पैसा? वो माइनर खा गया वो पैसा, अब वो माइनर वो पैसा वापस करने के लिए लायबल नहीं है। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट्स में और इलीगल एग्रीमेंट्स में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं रहता है। अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो बल्ले बल्ले अपना निकल लो पतली गली से, वापस करना नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर एंड अगर अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जो स्टार्टिंग में वैलिड होता है बाद में वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल, मैंने ये बॉटल बेचने का आपको अग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये बॉटल लोगे क्या, कितने रुपए में, 1 लाख रुपए में। आपने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिया, ये बॉटल गुम हो गई तो अब मैं नहीं बेच सकती इस बॉटल को, तो क्या मुझे आपका 1 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्टोरेशन करना पड़ता है? यस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्टोरेशन अलाउड होता है। बट ऑन दी अदर एंड अगर अपन वॉइडेबल, हाँ एज वेल एज अगर अपन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इवन इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है। याद करो, मैंने मोदी जी वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर मोदी जी ने हमारी कलकत्ता की ममता बनर्जी के कनपट्टे पे गन रख के बोला मुझसे शादी करोगी, और जबरदस्ती रिंग पहना दिया उनके हाथों में, अब बाद में यहाँ क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया क्योंकि ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ है, कोर्शन हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। अब अगर ममता दीदी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करती है, यानी इस शादी को खत्म करती हैं, तो उनको रिंग वापस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद आ रही है जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑफर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफर प्रपोजल का। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इस नोट्स को फिर से थोड़ा रीडिफाइन किया है, 1-2 चीजें एडअप की है, तो अगर पहले से आप ये वाला नोट्स कॉपी में बना रखे होंगे तो हो सकता है अभी आपको 1-2 चीज एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि मैंने फिर से आपका पूरा सीए फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल है पूरा एक एक लाइन रीड किया है, और अगर कोई टॉपिक नोट्स में छूट जा रहा था तो उसको मैंने वापस से डाला है नोट्स में। तो ये जो रिवाइज वाला नोट है, ये नोट्स है, ये भी मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगी। कोई पॉइंट छूट गया होगा आपका तो एडअप कर लेना, और ट्रस्ट मी आप रिवाइज करने के लिए सिर्फ इस नोट्स पे रिलाई कर सकते हो। ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल से ही बनाए गए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ICAI स्टडी मटेरियल में वो सारे के सारे टॉपिक आपके नोट्स में इंक्लूडेड है। यूनिट 1 मैंने फिर से रीडिफाइन किया, वो मैं आपको भेज दूंगी। अभी मेरे को थोड़ा सा फिर से फ्रेश बनाना है यूनिट 2 यूनिट 3 का, तो वो अभी बन रहा है। तो जैसे जैसे अपना रिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगी। मेक श्योर ये रेगुलर नोट्स नहीं है, ये रिवीजन नोट्स है। रिवीजन नोट्स यानी कि अगर आपको लैंग्वेज देखनी है तो उसके लिए आपको बुक रेफर करना पड़ेगा, बट हाँ सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना है तो रिवीजन के लिए आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो पूरा बुक पढ़ना है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो सिर्फ नोट्स से नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको लिखना है आंसर। बट हाँ, बाद में एग्जाम के एक दिन पहले ये नोट्स आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। तो ये नोट्स स्पेसिफिकली एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए है, जिससे आप फटफट गो थ्रू करके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे आज यूनिट 1 वाला भेज दूंगी, कल अपना यूनिट 2 होगा तो कल से पहले मैं आपको यूनिट 2 के नोट्स भेज दूंगी कल दोपहर तक। तो जिस दिन अपना जो सा रिवीजन लेक्चर होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको रिवीजन नोट्स जो है वो फ्रेश बना करके आपको भेजते जाऊंगी अपडेट करके, ठीक है। तो चलिए अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा है? ऑफर और प्रपोजल वाला। ऑफर और प्रपोजल, सबसे पहले तो ऑफर कहाँ डिफाइन है मैम, पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर, और इसीलिए अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से, इसीलिए अपना ऑफर डिफाइंड है 2 क्लॉज ए में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर? बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम अपनी कंसेंट देते हो, तो उसे बोलते हैं ऑफर। उसी को अगर अपन लीगल लैंग्वेज में बोल दें तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस to do something or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of that other person to such act or abstinent, he is said to make proposal, he is said to make a proposal। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ मैडम समझ में
आ गया। अब ये अपना जो शाहरुख और सल्लू वाला एग्जांपल था, उसमें शाहरुख भाई सल्लू भाई को बोलता है कि मैं अपना बंगला 500 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदने के लिए तैयार हो? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑफर के लिए, ऑफर में आप अपनी विलिंगनेस बताते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ अपनी विलिंगनेस ही नहीं बताते हो, सामने वाले से भी उसकी कंसेंट मांगते हो कि तुम बताओ क्या तुम तैयार हो ऐसा करने के लिए। अगर आप सिर्फ अपनी विलिंगनेस बता रहे हो तो वो कोई ऑफर नहीं है, आप सामने वाले की कंसेंट भी मांग रहे हो, ठीक है। वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं आज से सिगरेट पीना बंद कर दूंगी, आप मेरे को बदले में 1 करोड़ रुपए दो, तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है? बिल्कुल वैलिड ऑफर है। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीती हूँ, बस एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मोदी जी दीदी को बोल रहे हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं, सामने वाले से उसकी असेंट नहीं मांग रहे हैं। बट अगर मोदी जी बोलते हैं आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, अब यहाँ वो अपनी इच्छा भी बता रहे हैं, साथ ही साथ वो सामने वाले से भी उसकी अप्रूवल मांग रहे हैं, तो दिस इज द वैलिड ऑफर। रूल ऑफर को लेकर के कुछ वैलिड रूल्स है जो आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले, ऑफर शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। आप ऑफर दे रहे हो लीगल रिलेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से। अगर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में आना, तो ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि वहां मेरा इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। उसके बाद, ऑफर क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट और फाइनल होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ मैं शायद अपना फोन बेच सकती हूँ, मैं शायद अपना फोन बेच सकती हूँ, खरीदोगे क्या, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट और फाइनल नहीं है, मैंने शायद वर्ड लगा दिया। अगर आप ऑफर दे रहे हो तो वो कंप्लीट, फुल एंड फाइनल होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास 2 फोन है, मैंने बस इतना बोल दिया मेरा फोन खरीदोगे क्या, तो यहाँ कोई वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। आप पूछोगे मैडम कौन सा फोन की बात कर रहे हो, वो क्लियर ही नहीं है, मेरा ऑफर ही क्लियर नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि ये फोन कुछ पैसों में खरीदोगे क्या, तो ये भी बोला जाएगा कुछ पैसे कितने होते हैं मैडम, 10,000 20,000, तो ऑफर इज नॉट क्लियर। सेकेंडली, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एक ऑफर वैलिड तभी होता है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आता है। अगर मैं आपको कोई ऑफर दे रही हूं और आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑफर वैलिड तभी होगा जब आपके नॉलेज में ऑफर है। इसका अपन ने एक केस लॉ पढ़ा था, कौन सा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का अपन ने केस लॉ पढ़ा था, जिसमें उसका क्या नेफ्यू घूम जाता है, हाँ, जिसमें उसका नेफ्यू घूम जाता है और वो एक जनरल ऑफर दे देती है पब्लिक में कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इतने का इनाम दूंगी। और वो जो गौरी दत्त है, उसका जो सर्वेंट है लालमन शुक्ला, उसको उस ऑफर के बारे में पता नहीं रहता है और वो उसके बच्चे को ढूंढ के लाके दे देता है। बाद में वो इनाम मांगता है तो गौरी दत्त नहीं देती है, क्यों? क्योंकि जब लालमन शुक्ला ने बच्चे को ढूंढ करके लाके दिया तब उनको ऑफर के बारे में नहीं पता था। तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसके बाद, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? बिल्कुल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। मैं आपको ये फोन तभी बेचूंगी अगर आप इस फोन के साथ ये घड़ी भी खरीदोगे, दोनों कॉम्बो में है, दोनों कॉम्बो में है। अगर आप इस फोन के साथ ये घड़ी भी खरीदोगे तो ही मैं आपको ये फोन बेचूंगी, वरना नहीं बेचूंगी। क्या ऑफर में हम कंडीशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। ऑफर होना चाहिए विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है कि अगर आप बोल रहे हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है। आप दूसरे बंदे से भी तो पूछो वो अपनी असेंट दे रहा है कि नहीं, तभी वो वैलिड ऑफर होता है। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट इज नॉट ऑफर। वही वाली बात को फिर से लिख दिया कि अगर मैं बस अपना इंटेंशन बता रही हूँ तो दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। अगर मैं सिर्फ अपना इंटेंशन बता रही हूँ कि मैं तुमको ये फोन बेचना चाहती हूँ, क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं भैया, मैं तुमसे थोड़ी पूछ रही हूँ कि तुम ये फोन खरीदना चाहती हो कि नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मैं तुमको ये फोन बेचना चाहती हूँ। क्या ये वैलिड ऑफर हो गया? नहीं, ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बस अपनी इंटेंशन बताई है, मैं सामने वाले से उसकी असेंट नहीं मांग रही हूँ। नेक्स्ट, एन आंसर टू क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। हार्वी वर्सेस फेसी का एक केस लॉ था जिसमें जो प्लेंटिफ होता है वो 2 क्वेश्चन पूछता है। क्या वो पूछता है? 2 क्वेश्चन पूछता है सामने वाले से कि भैया मेरे को ये पेन खरीदने में इंटरेस्टेड है, आप ये पेन बेचोगे क्या? दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये पेन कितने का है। मान के चलो 2 पर्सन है, मैं हूं और मान के चलो कौन है? प्रियांशी है, ठीक है। मान के चलो मैंने प्रियांशी से पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, प्रियांशी क्या तुम ये पेन खरीदोगी? दूसरा क्वेश्चन पूछा, नहीं सॉरी,
सॉरी, मैंने प्रियांशी से 2 क्वेश्चन पूछा। प्रियांशी के पास एक पेन था, वो मुझे खरीदना था, तो मैंने उससे 2 क्वेश्चन पूछा, क्या तुम अपना पेन मुझे बेचोगी, और दूसरा उस पेन का प्राइस क्या है। तो प्रियांशी ने सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि इस पेन का प्राइस है 100 रुपए। उसने मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जिसमें मैंने उससे पूछा था, क्या तुम अपना पेन मुझे बेचोगी, क्या तुम अपना पेन मुझे बेचोगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रियांशी ने सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि मैम ये पेन 100 रुपए का है। तो इतना बोलने से क्या ऐसा हो जाएगा प्रियांशी मुझे ऑफर दे रही है ये पेन 100 रुपए में बेचने का? नहीं। तो क्या ऐसा माना जाएगा प्रियांशी ने मुझे ऑफर दे दिया कि मैम ये पेन 100 रुपए में खरीदोगे क्या, और फिर मैंने बोल दिया हाँ हाँ मैं ये पेन 100 रुपए में खरीदूंगी, क्या यहाँ हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो उसको ऑफर नहीं बोलते हैं। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, ये पेन तुम्हारे पास जो पेन है वो कितने का है, वो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को ऑफर दे रही है कि मैडम ये पेन खरीदोगे क्या। तो एन आंसर टू क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। अ मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, सब चीज में टैग लगा हुआ रहता है, जूतों में, कपड़ों में, सब प्रोडक्ट में से टैग लगा हुआ रहता है, ये कितने रुपए का है। इसका मतलब वो आपको ऑफर दे रहा है? नो। अगर कोई आपको किसी चीज का प्राइस बता रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये माइक जो है ये 3000 रुपए का है, तो मैं आपको सिर्फ प्राइस बता रही हूँ, इसका मतलब ये है क्या मैं आपको ऑफर कर रही हूँ ये माइक खरीदोगे क्या 3000 रुपए में? नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। आप अपने ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं लिख सकते कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। जैसे मान के चलो मोदी ने दीदी को प्रपोज किया और ये बोला कि अगर तुम अगर तुम मेरे को 2 दिन के अंदर जवाब नहीं देती हो तो मैं हाँ मान लूंगा। या फिर अगर तुम कल मंदिर में अगर तुमने कल तक मुझे कॉल नहीं किया तो मैं हाँ मान लूंगा। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ मान लूंगा? नहीं, नो नो नो। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं हाँ मान लूंगा, मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। नहीं, ऑफर में ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो सकता। उसके बाद ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। अभी टाइप्स ऑफ ऑफर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल क्या होता है। उसके बाद ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कुछ करने के लिए, नेगेटिव यानी कुछ नहीं करने के लिए। अगर मैं आपको बोल रही हूं कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम 1 महीने के लिए नहीं चलाओगे एग्जाम की डेट तक, अगर मैं आप लोग को बोल रही हूँ आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे 1 महीने के लिए, एग्जाम की डेट तक आप लोग इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दोगे, बदले में मैं आपको 1000 रुपए दूंगी, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया, तो यहाँ पर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कुछ नहीं करने के लिए कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे। तो क्या ये वैलिड ऑफर है? बिल्कुल वैलिड ऑफर है। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है, यानी ऑफर एक्ट भी हो सकता है और ओवर एक्ट भी हो सकता है और एब्स्टिनेंस भी हो सकता है। प्रियांशी बोल रही मैडम पक्का ना? हाँ पक्का, आप करो तो सही, ठीक है, मैं तो दे दूंगी, आप पास तो करो, मेरी तरफ से तो पक्का पार्टी रहेगी। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके तो आओ। सही में कर दियो? अरे वाह, ठीक है, एक भी स्टोरी में सीन नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, दीक्षा एंड प्रियांशी। और बाकी सबका है क्या इंस्टाग्राम अभी? शशांक, विजय, आर्ची, श्रेया। विजय तो शायद इंस्टाग्राम में ही नहीं है, डीएक्टिवेट कर दिए हैं, डीएक्टिवेट ही कर दिए सीधा। अरे बाप रे, श्रेया ने नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, अगर जरूरत लगे तो कर देना, एडिक्शन होगा तो करना, नहीं एडिक्शन होगा तो जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर रील्स में टाइम वेस्ट करते हो तो कर देना, अगर टाइम वेस्ट नहीं होता है तो इट्स ओके, रख सकते हो, ठीक है। नहीं है कुछ फोन में स्नैप इंस्टा, वेरी गुड दैट्स व्हाट आई कॉल अ सीए स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है और एब्स्टिनेंस भी, यानी कुछ करने के लिए भी और कुछ नहीं करने के लिए भी। नेक्स्ट, टू क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो क्रॉस ऑफर यानी कि मेरी पेंसिल, मैंने बोला किसको, मैंने विजय को बोला, विजय क्या तुम मेरी पेंसिल 10,000 रुपए में खरीदोगे?
ये मैंने विजय को ऑफर दिया और विजय मुझे ऑफर देता है सेम ऑफर, डिट्टो सेम ऑफर, मैडम क्या आप अपनी पेंसिल मुझे 10,000 में बेचोगे? तो यहाँ पर मैंने भी सेम ऑफर विजय को दिया, विजय ने भी सेम ऑफर मुझे दिया, इसको बोलता है क्रॉस ऑफर। क्या किसी ने एक्सेप्टेंस दिया? नहीं, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, इसको बोलता है क्रॉस ऑफर। यहाँ पर किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो अभी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, हम दोनों ने ही एक जैसा ऑफर एक दूसरे को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। अब ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या अंतर है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इन्विटेशन टू ऑफर यानी आप इनवाइट कर रहे हो कि आइए आइए ऑफर दीजिए। एग्जाम्पल मेन्यू कार्ड, अब इसमें ऐसे नॉनवेज देख के घबरा मत जाना, ठीक है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ये मेन्यू कार्ड है, मुझे गूगल में जो सी भी फोटो मिली मैंने उठा ली, ये मेन्यू कार्ड है। अब मेन्यू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर है, क्या ये ऑफर है? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर है, आपको इनवाइट कर रहा है कि आइए आइए ऑर्डर दीजिए, आइए आइए ऑर्डर दीजिए। और इसके बाद आप जब मेन्यू कार्ड देख के जब आप ऑर्डर देंगे रेस्टोरेंट में, भैया एक वेज बर्गर, तो फिर वो होगा ऑफर और फिर रेस्टोरेंट वाला उसको एक्सेप्ट करेगा और आपसे पेमेंट मांगेगा। तो ये जो मेन्यू कार्ड है ये इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर। जो दुकानों में, मॉल्स में ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड रहते हैं, जैसे ये बड़े तो दुकान है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह सब है, क्या ऐसे गुड्स ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्राइस टैग के साथ, क्या ये ऑफर है? क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं? नहीं, ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, आप ऑर्डर दीजिए, आप ऑफर दीजिए। तो ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है। इसके बाद आप जाते हैं दुकान में, पसंद करते हैं मेरे को ये वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, आप दुकानदार को ऑफर देते हैं, फिर दुकानदार उसको जो भी कैशियर रहता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। समझ में आया? तो इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता है, बल्कि ऑफर के पहले आता है। तो इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आता है और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता है। समझ में आया? हाँ मैडम। और एग्जांपल बता दो मैडम, एक दो बता देती हूँ ना, क्या दिक्कत है। एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉलिंग टेंडर्स, गवर्नमेंट जब टेंडर इनवाइट करती है ना आपसे, जैसे कंस्ट्रक्शन का टेंडर, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट जब टेंडर इनवाइट करती है उसके लिए जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। गवर्नमेंट आपको इनवाइट कर रही है कि आप टेंडर भरो, आप ऑफर दो। एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी, जब कंपनीज आईपीओ लेकर के आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है प्रोस्पेक्टस, जिसके थ्रू वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ 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 हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, आइए हमारा शेयर सब्सक्राइब करिए, आइए हमारा शेयर सब्सक्राइब करिए। तो वो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन का ऑफर दो। ठीक है, तो ये चार बहुत प्यारे एग्जाम्पल है किसके, इन्विटेशन टू ऑफर के। अब डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुक में ही बहुत प्यारा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है पेज नंबर 1.17 में। तो एक बार बुक में आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1.17 में आपके बुक में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन बुक से ही पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी टेबल बना के बहुत प्यारे से दिया हुआ है, तो उसी को वापस से नोट्स में लिखना वुड बी अ टाइम वेस्ट। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर बुक में आ जाइए। ऑफर कहाँ डिफाइंड है, 2A में डिफाइंड है। अब ऑफर की डेफिनेशन तो अपन ने अभी अभी जस्ट पढ़ी, ये ऑफर की डेफिनेशन है। उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. Basically बोला जाए invite the other party to make an offer. आप ऑफर नहीं दे रहे हो, आप दूसरी पार्टी को इनवाइट कर रहे हो कि आइए आप ऑफर दीजिए। उसके बाद इंटेंशन, यहाँ पर if a person who makes a statement has an intention to be bound by it as soon as the other accept, he is making the offer. However, if a person has intention of negotiating on terms, it is called invitation to offer. जब आप ऑफर दे रहे हो तो आप फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब फाइनल ऑफर दे रहे हो, सामने वाला जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है बाइंड हो जाओगे, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अगर आपका इंटेंशन है बाउंड होने का, फुल एंड फाइनल हो, तो आप ऑफर दे रहे हो। बट अगर आप अभी फुल एंड फाइनल नहीं हो, आप सामने वाले को पूछ रहे हो, आप ऑफर देने के लिए तैयार हो गए, क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम सोचेंगे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर, जहां आपका इंटेंशन फुल एंड फाइनल नहीं है, एकदम बाइंड करने का नहीं है। सीक्वेंस क्या है, ऑफर cannot be an act precedent to invitation to offer, मतलब कि ऑफर इनविटेशन टू ऑफर के पहले नहीं आता है, मतलब इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आता है। एंड इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज प्रीसीडेंट यानी जो पहले आता है। यानी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले इनविटेशन टू ऑफर रहेगा, उसके बाद ऑफर आएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आर वी क्लियर विद दिस? इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। यस,
आई गेस इट्स क्लियर। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में 5 तरह के ऑफर दिए हुए हैं, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। सबसे पहले जनरल ऑफर, यानी कि जनरल पब्लिक को मैंने ऑफर दिया है, जो चाहे एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको भी उस ऑफर की नॉलेज हो, तो उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस ला था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक दवाई बनाई थी, बोला था जिसको भी फ्लू होगा या जो भी डिजीज होगी, ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो हम कॉम्पेंसेशन देंगे। तो ये कार्लिल लड़की थी, ये खा लेती है, ठीक नहीं होता है, तो ये कॉम्पेंसेशन मांगती है, बोलती है हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हुआ है क्या कॉन्ट्रैक्ट? जी हाँ। क्यों? क्योंकि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने जनरल ऑफर दिया था कि जो भी इस गोली को खाएगा, हाँ, उसका ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम कॉम्पेंसेशन देंगे। तो ये एक जनरल ऑफर था। तो कार्लिल ने गोली खा ली, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जनरल ऑफर यानी जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं देते हो, आप जनरल ऑफर दे देते हो कि दुनिया में जो चिड़ी बंदा है, भले मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको इस ऑफर के बारे में पता है, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, मैंने सिर्फ आप 5 लोगों को ऑफर दिया है, विजय, आर्ची, शशांक, प्रियांशी, श्रेया और दीक्षा। मैंने सिर्फ आप 6 लोगों को ऑफर दिया है कि आप 6 चाहें तो मेरे से सीए इंटर में पढ़ सकते हैं। मैंने और किसी को ऑफर नहीं दिया है, मैंने और किसी को ऑफर नहीं दिया है। तो क्या कोई बाहर वाला आके एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, सिर्फ आप 6 एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर यानी मैंने किसी आइडेंटिफाइड पर्सन को दिया है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया है। स्पेसिफिक ऑफर आप जिसको देते हैं सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्रॉस ऑफर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि दो पार्टी जब एकदम सेम आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को देते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है और इसीलिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर के पहले स्टैंडिंग ऑफर कर लेते हैं छोटा सा। स्टैंडिंग यानी जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी दुकान में सेल लगी है 50% की, आज से अगले 5 दिन तक, तो ये सेल 5 दिन के लिए लगी है ना, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगी है। तो जब कोई ऑफर थोड़ा लंबा ओपन रहता है, जब कोई ऑफर, जैसे मान के चलो मैंने आपको ऑफर दिया, ये फोन 5,000 में खरीदोगे क्या? 5,000 कुछ ज्यादा कम बोल दिया, ये फोन 8,000 में खरीदोगे क्या? ठीक है, अब मैंने आपको बोला हाँ तो हाँ, ना तो ना, अभी तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्या ये स्टैंडिंग ऑफर है? नहीं। मैंने आपको बोल दिया देखो ये फोन मुझे आपको बेचना है, क्या आप ये फोन खरीदोगे? ये ऑफर आपके लिए ओपन है 5 दिन तक, 5 दिन तक एक्सेप्ट करना है तो 5 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो 5 दिन के बाद मैं आपको नहीं बेचूंगी फोन। तो इसे बोला जाएगा स्टैंडिंग ऑफर, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है। उसके बाद लास्ट काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर याद है, आप जो सब्जी वाले से लड़ाई करते हो ना कि भैया ये टमाटर कितने के? 40 रुपए। हाय अल्लाह, इतने महंगे? नहीं नहीं, 30 रुपए में दो। तो आप जब टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हो तो आप एक काउंटर ऑफर दे रहे हो। पहले आपने दुकान वाले को ऑफर दिया कि भैया ये टमाटर कितने में बेचोगे? दुकानदार ने बोला 40 रुपए में बेचूंगा, खरीदना है क्या? दुकानदार ने आपको ऑफर दिया, आपने बोला नहीं नहीं भैया 40 तो बहुत ज्यादा है, 35 में बेचोगे क्या? नहीं, आपने बोला 20 में बेचोगे क्या? 20 रुपए किलो में। तो यहाँ आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, यानी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करके एक नया ऑफर दे रहे हो। एग्जाम्पल, शाहरुख भाई ने ऑफर किया था कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे? तो यहाँ पर सल्लू भाई ने उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करके बोला नहीं 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 नहीं, मैं 200 करोड़ तो नहीं है मेरे पास, क्या तुम अपना बंगला 100 करोड़ में बेचोगे? तो इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब ऑफर होता है, जब ऑफर किया था तो शाहरुख खान ऑफरर था और सलमान खान ऑफरी था, बट अब नया, ये जो जैसे ही सलमान खान ने नया ऑफर दिया वैसे ही पुराना वाला ऑफर खत्म हो गया और अब ये जो नया ऑफर है काउंटर ऑफर, ये किसने दिया? सल्लू भाई ने। तो अब नए ऑफर को लेकर के सल्लू भाई बन गए ऑफरर और शाहरुख भाई बन गए ऑफरी। इसे बोला जाता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यानी कि जब आप ऑफर को क्वालिफाई कर देते हो, क्वालिफाई यानी कि कोई चेंजेस कर देते हो टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो उससे क्या होता है, ओरिजिनल वाला ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ऑफर। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लैप्स ऑफ ऑफर। वैसे तो लैप्स ऑफ ऑफर आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट यानी कि यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक जो है ना, यूनिट 1 का एकदम लास्ट टॉपिक समरी से पहले, वहां पर लैप्स ऑफ ऑफर वाला पार्ट दिया हुआ है, बट क्योंकि अगर अभी अपन ऑफर पढ़ रहे हैं ना तो इसलिए साथ साथ में लैप्स ऑफ ऑफर वाला भी पढ़ लेते हैं। लैप्स ऑफ ऑफर, सेक्शन 6,
जो ये बोलता है कि ऑफर कब खत्म हो जाएगा, पहला बाय रिजेक्शन, अगर ऑफर ही रिजेक्ट कर देता है तो ऑफर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ऑफर दिया बॉटल खरीदोगे, आपने मुंह पे बोल दिया नहीं खरीदेंगे, तो मेरा ऑफर रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज रिवोकेशन, आप हाँ बोलते उससे पहले ही मैंने बोल दिया मेरे को भी नहीं बेचना है बॉटल, मेरे को नहीं बेचना अपना बॉटल, मैंने खुद ही रिवोक कर लिया, ऑफर ने खुद ही रिवोक कर लिया, तो भी ऑफर खत्म हो गया। टाइम के लिए ओपन था ऑफर, मेरा ऑफर ओपन था 5 दिन के लिए, तो 5 दिन जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड और प्रिस्क्राइब्ड मेथड। मोदी जी ने बोला था कि अगर मोदी जी ने दीदी को प्रपोज किया था क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अगर हाँ तो मुझे एक्सेप्टेंस ना फोन करके ही बताना, व्हाट्सएप करोगी टेलीग्राम करोगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम करोगी तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फोन करके ही बताना। तो एक्सेप्टेंस का एक मोड प्रिस्क्राइब था। अब अगर दीदी ना व्हाट्सएप करके हाँ बोलती है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दीदी ने अगर फोन नहीं किया, फोन करके हाँ नहीं बोला, तो ये माना जाएगा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ और जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मोदी जी ने एक कंडीशन रखी थी कि मैं ये तभी मानूंगा तुमको मुझसे शादी करनी है अगर तुम लाल जोड़ा पहन के मंदिर में 5 बजे आ जाओगी। तो मोदी जी ने कंडीशन रखी थी, आप अगर वो कंडीशन को पूरा नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई और ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। दोनों पार्टी में से कोई भी एक मर जाता है या इनसेन हो जाता है, ऑफरर या ऑफरी, या तो मर गया या तो पगला हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर ऑफरर मर गया और ऑफरी को पता नहीं था, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो ऑफरर का लीगल हेयर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर ऑफर जैसे ही होता है वैसे ही ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। लास्ट अगर वो बाद में इलीगल हो जाता है तो ऑफर अपने आप खत्म हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से समझा भी दूं और थोड़ा सा फास्ट भी हो जाए एज कंपेरेटिवली। अगर इसके बाद भी मान के चलो कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आता है या इसके बाद भी आपको लगता है ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, आप बिल्कुल एकदम बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे को भेज देना, मैं क्लियर कर दूंगी। शायद 1-2 डाउट पेंडिंग है, मेरे को याद है, मैं देख नहीं पा रही थी, बट आप लोग का जो भी पेंडिंग डाउट है व्हाट्सएप में मैं उसको जरूर से क्लियर कर दूंगी। इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट आता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या बोलता है? ऑफर को एक्सेप्ट करना, ऑफर को अपनी कंसेंट देना। एक बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है आपकी बुक में कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अगर आपने रिवाइज करके आए होंगे तो आपने ये लाइन बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, बहुत प्यारी लाइन आपके बुक में है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब एक ट्रेन में पूरा गन पाउडर भरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो जलेगा नहीं। कब? जब उसमें एक लाइट मैच पड़ेगी तभी वो ट्रेन जो है वो जलेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑफर अपने आप में किसी काम का नहीं है, बट जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तभी वो बवाल मचाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया कि एक्सेप्टेंस एक ऑफर को उसी तरह इग्नाइट करता है जिस तरह एक जली हुई माचिस, लाइटेड मैच एक पूरे बारूद के ट्रेन को करती है। जिस तरह एक माचिस ट्रेन को जला देगी, उसी तरह ये जो एक्सेप्टेंस है वही ऑफर को एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ऑफर अपने आप में बाइंडिंग नहीं होता है, बट जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे ही माचिस की तिल्ली ट्रेन में पड़ती है वो बर्स्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है, जैसे आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो बन जाता है दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों को अब अपना अपना वादा निभाना पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकते। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड यानी कि जैसा ऑफर है हूबहू वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, 100% एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप अगर कोई चेंजेस करते हो तो उसे काउंटर ऑफर बोला जाता है, ना कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी 100% होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसा ऑफर है वैसे ही एक्सेप्ट करो, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। अगर राहुल टीना को ऑफर दे रहा है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तो अंजलि एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती, हाँ राहुल मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। अगर टीना एक्सेप्टेंस दे रही है तो ये कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है।
समझी गई गोपी बहू? यस। उसके बाद एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। पढ़ चुके अपन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब। एक्सप्रेस यानी वर्ड्स का यूज करके, इम्प्लाइड यानी एक्शंस के थ्रू। एग्जांपल, आप बस में चढ़ गए, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। हैमर फॉल हो गया बिडिंग में, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। उसके बाद अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है एक्सेप्टेंस का, तो उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस करना है। अगर सामने वाले ने आपको बोला कि आपको एक्सेप्टेंस कॉल करके ही बताना है, तो आपको कॉल करके ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, वरना वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। तो अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मोड में होना चाहिए, नहीं तो किसी रीजनेबल मोड में होना चाहिए। आपको अगर एक्सेप्टेंस मंजूर है तो ऑफरर को बताना पड़ेगा। अपने दिमाग में एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। अगर मोदी जी ने दीदी को प्रपोज किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीदी ने अपने मन ही मन हाँ बोल दिया, मन में लड्डू फूटा, ठीक है, तो क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में? नहीं। दीदी को अगर मंजूर है तो मोदी को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। उसके बाद मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर मोदी जी बोलते हैं कि तुम चुप रही तो तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ मान लूंगा, तो क्या ऐसा होगा कि दीदी के चुप्पी को हाँ मान लेंगे? नहीं। मियर साइलेंस इज नेवर एवर एवर एक्सेप्टेंस। नो, साइलेंस इज नॉट यस, ओनली यस इज यस। ठीक है, उस पिंक मूवी का डायलॉग। ऑफर शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट साइलेंस वुड लीड टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि मेरा ऑफर 5 दिन के लिए वैलिड है, अगर आपको मंजूर है तो 5 दिन के अंदर हाँ बोलिएगा, नहीं तो जयराम जी की। तो अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर मैंने कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं भी किया था तो भी आपको रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मोदी जी दीदी को प्रपोज करते हैं, दीदी 2 साल के बाद आके बोलती है हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। क्या दीदी ऐसा बोल सकती है? नहीं। ऑफर को रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्टेंस ऑफर के बाद ही होता है, ऑब्वियसली। पहले ऑफर होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसके बाद ऑफर होगा, नहीं। मतलब जैसे अगर कोई बोल रहा है यू आर वेलकम, तो पहले सामने वाले ने थैंक यू बोला, तब तो आप यू आर वेलकम बोलोगे ना। आप बिना थैंक यू बोले थोड़ी देर यू आर वेलकम बोल दोगे। तो पहले ऑफर होता है, ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस होता है। अगर ऑफर ही नहीं है तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। और अगर एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया, बाद में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भैया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अगर एक बार दीदी ने मोदी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया ना, अब वो मोदी जी का इंतकाम देखेगी, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। व्हाट्स गॉन इज गॉन। सो दिस वर ऑल द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो कि होता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें नॉर्मली बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस एक दूसरे को कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन वो कंप्लीट कब होता है ये दिया हुआ है सेक्शन 4 में। देखो, जब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है या वीडियो कॉल में होती है, टेलीफोन के थ्रू होती है, तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां टाइम गैप नहीं होता है। मैंने जैसे ही ऑफर दिया आपने वैसे ही सुन लिया, जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दिया मैंने सुन लिया, तो कोई टाइम गैप है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात आती ही नहीं है। तो होता क्या है, अगर हम फेस टू फेस, टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होते हैं, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस इंस्टेंटली हो जाता है। मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना, तुरंत के तुरंत, तो ऑफर कंप्लीट हो गया। यहाँ रिवोकेशन की बात ही नहीं आती है। इस केस में आप ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है मैम, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिला, यानी कि जैसे ही आपने हाँ बोला, मेरे कानों को आवाज पहुंच गई आपकी, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। प्लेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जहां एक्सेप्टेंस मिला, यानी कि मेरे एंड पे मुझे यहां सुनाई दिया ना कि आपको मेरा ऑफर मंजूर है, तो ये जो मेरी प्लेस है इसे प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। बट हाँ, इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि कॉल में भी कई बार क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, वीडियो कॉल में कॉल ड्रॉप हो जाता है। तो अगर कॉल ड्रॉप हो गया, लाइन डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की बातें सुन नहीं पाए, उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते हो तो उस केस में आपको फिर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, अरे सुने क्या, अरे सुने क्या। फिर अगर मान के चलो सही से बातचीत हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर एक दूसरे की आवाज क्लियर नहीं आई
कॉल ड्रॉप होने की वजह से, तो उस केस में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आया? ये तो था फेस टू फेस या इंस्टेंट कम्युनिकेशन की बात। यहाँ कोई टाइम गैप होता ही नहीं है। जैसे ही आपने बोला मैंने सुना, तो कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। दिक्कत वाली बात कहाँ आती है? पोस्ट में, जब आप चिट्ठी के द्वारा या कुरियर के द्वारा अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस भेजते हैं। तो जब आप पोस्ट के थ्रू अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस भेजते हैं तो वहां टाइम गैप होता है, इसलिए वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस केस में प्रॉपर लॉ दिया हुआ है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। ऑफर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो ऑफरी के नॉलेज में आएगा। मैंने चिट्ठी भेजी आपको राजनांदगांव में, मैंने चिट्ठी भेजी कि क्या आप मेरे से इंटर में लॉ पढ़ोगे, तो मैंने क्या दिया आपको? ऑफर। ये मेरा ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी और जब आप उसको पढ़ोगे, यानी कि जब वो आपके नॉलेज में आएगा, तो तब ऑफर कंप्लीट होगा। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरी, दैट इज व्हेन ऑफर लेटर रीचेस द ऑफरी। एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो ऑफर दे रहे हैं चिट्ठी के द्वारा मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने चिट्ठी कब पोस्ट किया? मिस्टर ए ने चिट्ठी पोस्ट किया 1 सितंबर को, ऑफर की चिट्ठी, और वो चिट्ठी मिस्टर बी को मिली 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही मिस्टर बी ने वो ऑफर खोल के पढ़ लिया। तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 1 सितंबर को कि 5 सितंबर को? मैडम ऑफर कंप्लीट हुआ 5 सितंबर को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफर कब कंप्लीट हुआ? ऑफर कंप्लीट हुआ 5 सितंबर को। इतना समझ में आया? हाँ मैडम। उसके बाद एक और छोटी सी बात लिखी हुई है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो एक्सेप्टेंस में इतना इजी नहीं है। इजी लगता है तुमको, इजी नहीं है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? ये ना दोनों के लिए अलग अलग दिन कंप्लीट होगा। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस अलग दिन कंप्लीट होगा और एक्सेप्टर यानी प्रपोजी के लिए एक्सेप्टेंस अलग दिन कंप्लीट होगा। और वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? रिवोकेशन के पावर के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। एक सेकेंड, टाइम तो हो गया अपना, लेकिन आज मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि यूनिट 1 कंप्लीट करना है आज। ठीक है, आइए अगर हम प्रपोजर की बात करें तो प्रपोजर के लिए ऑफर किस दिन खत्म होगा, तो हम ना इसी एग्जाम्पल से करते हैं, समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इससे पहले ना मैं आपको रिवोकेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपने ऑफर को और अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं। रिवोक यानी वापस लेना। मान के चलो मिस्टर ए ने ऑफर दिया, क्या तुम मुझे 100 केजी कॉटन बेचोगे? मिस्टर ए ने ऑफर दिया, क्या तुम मुझे 100 केजी कॉटन बेचोगे? मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में बन गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप दोनों अपनी अपनी बात से पीछे हट सकते हैं? नहीं, अब दोनों अपनी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, दोनों बाइंड हो गए। लेकिन एक बात बताओ, अभी सिर्फ मिस्टर ए ने ऑफर दिया है, क्या तुम मुझे 100 बिल्स ऑफ कॉटन बेचोगे? लेकिन मिस्टर बी ने ना अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या मिस्टर ए अपना ऑफर वापस ले सकता है? द आंसर इज यस। ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक वो एक्सेप्ट ना हो। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने ऑफर दिया, अब मिस्टर बी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो क्या मिस्टर ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल, वो अपना ऑफर वापस ले सकते हैं, बिल्कुल वापस ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? 7 सितंबर से पहले पहले वो अपना ऑफर वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 सितंबर को मिस्टर बी जैसे ही एक्सेप्टेंस दे देंगे। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया 7 सितंबर को, जो कि आगे जाके मिस्टर ए को मिला 10 सितंबर को। लेकिन मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस कब दी? मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस ऑलरेडी दे चुकी है 7 सितंबर को। द मोमेंट मिस्टर बी ने 7 सितंबर को एक्सेप्टेंस दे दी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अब मिस्टर ए जो है वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। यानी मिस्टर ए अपने ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हैं? मिस्टर बी के एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले, यानी कि 7 सितंबर से पहले पहले। तो अगर मैं बोलूं मिस्टर ए के लिए
एक्सेप्टेंस कब पूरा होगा? तो मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस 7 सितंबर को ही पूरा हो जाएगा, जब मिस्टर बी जो है अपना एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट करेंगे। कबूतर जा 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 पोस्ट कर दिए, तो मिस्टर ए के लिए उसी मोमेंट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर मिस्टर बी की बात करें, तो मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। हाँ, अब वो ना अभी जा रहा है, अभी वो रास्ते में है, वो चिट्ठी चिट्ठी लेटर वो अभी रास्ते में, अभी जा रही है। मिलेगी कब? 10 तारीख को। अभी मिली नहीं है, अभी मिली नहीं है, रुको जरा, सब्र करो। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, ये अभी पहुंची नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इंडिया में कर सकते हैं, इंग्लैंड में अलाउड नहीं है, इंडिया में कर सकते हैं। मिस्टर बी अपना 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 एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कब तक? 10 सितंबर से पहले पहले, जब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल नहीं जाता। अगर एक बार वो एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल गया तो वो बाइंड हो जाएगा, मिस्टर बी बाइंड हो जाएगा अपने एक्सेप्टेंस से। बट अभी सिर्फ मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, अभी वो मिला नहीं है। क्या उससे पहले वो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं? द आंसर इज यस। मिस्टर बी अपने एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकते हैं? जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर के नॉलेज में नहीं आ जाता, मिस्टर ए के नॉलेज में नहीं आ जाता। तो अगर मैं मिस्टर बी को पूछूं, मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं, तो मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस 10 सितंबर से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। तो मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरा होगा? मिस्टर बी के लिए उनका एक्सेप्टेंस पूरा होगा 10 सितंबर को। तो यहां पर क्या आप समझ रहे हैं, इस केस में ऑफर कब कंप्लीट हुआ? जब ऑफर सामने वाले को मिल गया, यानी कि 5 तारीख को। ऑफर में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, तो एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए पूरा कब होगा? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरा हो जाएगा 7 तारीख को ही, बट ऑफररी के लिए कब पूरा होगा? 10 तारीख को। समझ में आया? यानी कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरा होगा 7 सितंबर को, और ऑफररी के लिए एक्सेप्टेंस पूरा होगा कब? 10 सितंबर को। समझ में आया? अब आपको एक छोटी सी बात लिखी हुई है, अगर रास्ते में वो चिट्ठी घूम जाती है तो क्या? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये आपको केस लॉ में बिल्कुल से आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है सीएमए वालों को। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको बोला गया कि भले ही वो चिट्ठी जो है रास्ते में घूम जाए, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, दोनों पार्टी बाइंड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है, वो लेटर आपने प्रॉपर्ली एड्रेस किया था, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड किया था और प्रॉपर्ली पोस्ट किया था, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। उस केस में अगर रास्ते में चिट्ठी घूम जाती है, तो ना ऑफरर की गलती है ना ऑफरी की गलती है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। बट अगर आप ही की गलती है, आपने प्रॉपर एड्रेस नहीं डाला था, तो घूमना ही है, तो उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर आपने प्रॉपर एड्रेस डाला है, स्टैम्प है, पोस्ट किया प्रॉपर्ली सब कुछ, फिर भी अगर रास्ते में घूम जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप दैट दिस एग्जांपल इज क्लियर। तो इसी के साथ हमें ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? द मोमेंट एक्सेप्टेंस लेटर इज पोस्टेड, द मोमेंट acceptance letter is posted, yani when it is put into the course of transmission, so as to be out of his power of the acceptor to withdraw the same। प्लीज इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ये लीगल लैंग्वेज है, ये आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा सीए वालों को। when it is put into course of transmission मतलब आपने लगा दिया कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, ठीक है, when it is put to course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। और एक्सेप्टर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, यानी कि प्रोमिसी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, यानी कि व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर रीचेज ऑफरर। समझ में आया? इसके लिए इस दिन कंप्लीट होगी और इसके लिए इस दिन कंप्लीट होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद ये वाला मैं बाद में बताऊंगी। एक छोटा सा बात है रिवोकेशन वाला, इसको भी हाथ के हाथ कर लो कि एक ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं। क्या रिवोक कर सकते हैं? यस, ऑफर को रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी ऑफरर के लिए जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। यानी कि कब तक वो रिवोक कर सकता है? बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर इज पोस्टेड। अगर एक बार एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो गया तो अब ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। बट अगर अपन एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी कि बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस प्रपोजर। जब तक वो प्रपोजर यानी ऑफरर के नॉलेज में नहीं आ जाता, जब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में नहीं आ जाता, तब तक
आप अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। और इंडिया में तो अलाउड है, इंग्लैंड इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता, इंग्लिश लॉ में अलाउड नहीं है। इंग्लिश लॉ में द मोमेंट आपने एक्सेप्टेंस दे दिया आप बाउंड हो जाओगे, दोनों एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे। इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता, बट इंडिया लॉ में दोनों को रिवोक किया जा सकता है, ऑफर को भी और एक्सेप्टेंस को भी। हाँ, ये डेडलाइन जो थी हुई है, ये डेडलाइन का ध्यान रखना। अब अगर अपन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करें कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो उसके लिए अपन इस एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका है केस 1। इसको मैं 4 केसेस से आपको समझाऊंगी, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ठीक है, ये 4 केसेस से अपन इसको समझेंगे। केस 1 जो है, इसमें ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर पोस्ट किया 1 सितंबर को, जो मिस्टर बी को मिला 5 सितंबर को। मिस्टर बी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेंगे 7 सितंबर को, जो मिस्टर ए को मिलेगा 10 सितंबर को। हुआ क्या, बीच में रिवोकेशन हो गया। मिस्टर ए ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया और रिवोक करने के लिए उन्होंने चिट्ठी पोस्ट की 2 तारीख को, और वो चिट्ठी जाकर के मिस्टर बी को मिली 6 तारीख को। बताओ रिवोकेशन हुआ कि नहीं, रिवोकेशन टाइम पे हुआ कि नहीं? द आंसर इज मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट कर रहे हैं? मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर रहे हैं 7 सितंबर को, यानी कि ऑफर 7 सितंबर के पहले पहले रिवोक किया जा सकता है। तो अब अगर ये जो रिवोक है ये कब कब हो गया, 6 तारीख को हो गया। हाँ, तो क्या ऑफर रिवोक हो गया? बिल्कुल हो गया। इस केस में ऑफर रिवोक हो गया। क्या आप मिस्टर बी का एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? नहीं, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। यानी कि क्या इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो, इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, नो कॉन्ट्रैक्ट। आर वी क्लियर विद दिस? इसी के साथ दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। इस एग्जांपल में सब कुछ सेम है, एक डेट का अंतर है। यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा था 2 सितंबर को, बट वो मिस्टर बी को मिला 8 सितंबर को। तो मेरे को बताओ रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस कब दिया? मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया 7 सितंबर को, और रिवोकेशन 7 सितंबर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर 7 सितंबर के पहले पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो यहां पर मिस्टर बी को रिवोकेशन कब मिला? 8 सितंबर को, यानी एक्सेप्टेंस के बाद। तो पहले क्या हुआ, पहले एक्सेप्टेंस हुआ कि पहले रिवोकेशन हुआ? पहले एक्सेप्टेंस हुआ। तो इस केस में एक्सेप्टेंस वैलिड होगा और रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो अब ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो इस केस में भैया रिवोकेशन नहीं हुआ, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये तो था रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। अगर हम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो सब कुछ सेम है, ऊपर वाली डेट सेम है। हुआ क्या, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजी 7 तारीख को और वो मिलने वाली थी 10 तारीख को, बट मिस्टर बी का मन पलट गया और उन्हें अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना था। तो मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करने की चिट्ठी डाली 8 सितंबर को, जो मिस्टर ए को मिल गई 9 सितंबर को। यानी कि मिस्टर ए को मिस्टर बी का एक्सेप्टेंस पहले मिला कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले मिला? द आंसर इज पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिला, यानी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। इस केस में रिवोकेशन वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि रिवोकेशन तब तक किया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में ना आए। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में ना आए तब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। तो यहाँ 9 तारीख को ही रिवोक हो गया और तब तक जो है एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में नहीं आया था। तो दोनों में से पहला कौन सा मिला, एक्सेप्टेंस मिला कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, यानी कि इस केस में रिवोकेशन हो गया, कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लास्ट केस ऊपर वाली चारों डेट सेम है, नीचे हुआ क्या, मिस्टर बी का मन पलट गया तो उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहा और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया उन्होंने 8 सितंबर को, जो कि मिस्टर ए को मिला 11 सितंबर को। तो अब बताओ यहाँ एक्सेप्टेंस हो गया कि रिवोकेशन? मिस्टर ए को, ऑफरर को पहले क्या मिला, पहले एक्सेप्टेंस मिला कि पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिला? पहले उनको एक्सेप्टेंस मिला 10 तारीख को, उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को उनको मिला रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इस केस में जो है दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि पहले ऑफरर को एक्सेप्टेंस मिला, द मोमेंट इनको एक्सेप्टेंस मिला अब वो एक्सेप्टेंस रिवोक
नहीं हो सकता, दोनों के बीच में बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या हुआ मैडम, इस केस में कोई रिवोकेशन वैलिड नहीं हुआ बल्कि इन एक्सेप्टेंस हो गया और इस केस में दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या आपको ये चारों केसेस अच्छे से समझ में आए? यस, क्या आपको ये चारों केसेस अच्छे से समझ में आए? यस मैम। यस, ग्रेट, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट वी आर डन विद द डे। एक छोटी सी बात है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। तो अगेन वो ऑफरर के लिए अलग है और ऑफरी के लिए अलग है। ऑफरर के लिए वो कब कंप्लीट माना जाएगा, व्हेन इट इज पुट टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रपोजी, यानी कि ऑफरर के लिए जब उसने उसको चिट्ठी में लगा दिया है, जब उसने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया है, यानी कि व्हेन revocation letter is posted, जब उसने रिवोकेशन का चिट्ठी लगा दिया उसी समय ऑफरर के लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। बट ऑफरी के लिए वो कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट विल कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। सेम गोज विथ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कौन देता है, एक्सेप्टेंस देता है एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के लिए रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कब कंप्लीट होगा, जब वो रिवोकेशन लेटर पोस्ट करेगा, व्हेन revocation letter is posted। however ये वाला हो गया when revocation letter is posted। however ऑफरर के लिए वो कब कंप्लीट होगा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो उसके नॉलेज में आएगा। नहीं समझ में आया, इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने अपने ऑफर को रिवोक कर लिया, मिस्टर बी ने अपने ऑफर को रिवोक कर लिया और उन्होंने रिवोकेशन लेटर पोस्ट किया था 2 सितंबर को, जो कि मिस्टर बी को मिला 6 सितंबर को। तो मिस्टर ए के लिए रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, 2 सितंबर को, और मिस्टर बी के लिए रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, 6 सितंबर को। अब समझ में आया, ऊपर लीगल लैंग्वेज में लिखा था इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अब आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर रहा है। तो उनके लिए रिवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा जब वो लेटर पोस्ट कर रहे हैं, यानी 2 सितंबर को। बट मिस्टर बी के लिए रिवोकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होगा जब वो उनके नॉलेज में आएगा, यानी कि 6 सितंबर को। अब अगर अपन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस कौन रिवोक करता है, ऑफरी, और ऑफरी यहाँ पर रिवोकेशन लेटर पोस्ट करेगा ऑफरर को। तो यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, ऑफरी कर रहा है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा, 8 सितंबर को। बट ऑफरी के लिए, ऑफरर के लिए, सॉरी, ऑफरर के लिए रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, 9 तारीख को। यानी कि ऑफरी यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं वो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, तो वो रिवोकेशन लेटर पोस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जिस डेट को वो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेंगे, यानी कि 8 सितंबर को। और मिस्टर ए के लिए रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब वो उनके नॉलेज में आएगा, यानी कि 9 सितंबर को। तो यही वाली बात इन दोनों टेबल में लिखी हुई है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, बट वी आर नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, इट इज वेरी ऑब्वियस। इसके लिए आपको 2 मिनट एकदम शांति में बैठ के सोचना पड़ेगा, एक बार खुद से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। और वो जो 6 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन चारों एग्जाम्पल से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार क्लास के बाद खुद से शांत दिमाग से खोल के देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद वी विल बी डन विद द डे। अगर कोई स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है ऑफर के साथ, तो वो स्पेशल कंडीशन भी कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। अगर आपने कोई स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट नहीं की है तो वो वैलिड नहीं होती है और ऑफरी उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाइंड नहीं होता है। एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। एक हुआ क्या था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक गुड्स ले लिए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी बोलती है कि हमारी ये कंडीशन है कि हम रिस्क बियर नहीं करेंगे, अगर लॉस वॉस होता है तो वो आपका।
तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बताई गई थी, इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल वैलिड नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा बट वो टर्म्स एंड कंडीशन से ऑफरी बाउंड नहीं होगा। तो अगर कोई स्पेशल कंडीशंस होती हैं तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही या कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही कम्युनिकेट करनी होती है। तो यहाँ पर बोल दिया कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विथ ऑफर ओनली। अगर आप कोई स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट करते हो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो वो बाउंड नहीं करेंगी ऑफरी को। समझ में आया? अब आपकी जो स्पेशल कंडीशन है वो आप टेसिटली यानी बाय कंडक्ट भी आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। टेसिटली यानी एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ट्रेन टिकट। आप ट्रेन के टिकट खरीदते हैं, वो जो फिजिकल कागज वाली टिकट पहले अपन लेते थे, उस टिकट के पीछे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है। जब आप फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट के पीछे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। तो उस टिकट में ही फ्रंट में या बैक में बहुत सारी कंडीशन लिखी रहती है। वो कंडीशन आपको माना जाएगा कि टेसिटली आपको कम्युनिकेट हो गई है, और अगर आप टिकट खरीदते हो तो ये माना जाएगा आपने वो टिकट की स्पेशल कंडीशन भी एक्सेप्ट कर ली है। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि स्पेशल कंडीशन अगर प्रिंटेड है फ्रंट या बैक ऑफ द टिकट में और आप टिकट खरीद लेते हो, मतलब ये माना जाएगा कि आपको कंडीशंस मंजूर है। ये जो कंडीशन है रीजनेबल होनी चाहिए। आपका रीजनेबल कंडीशन नहीं होगा तो फिर उस केस में ऑफरी बाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक लॉन्ड्री वाले ने कपड़े लॉन्ड्री में लेता था और ये कंडीशन में लिख देता था कि अगर आपके कपड़े हमसे गुम हो गए तो हम पूरा पैसा नहीं देंगे, हम सिर्फ कपड़ों का 15% वैल्यू देंगे आपको। तो ये तो गलत बात हो गई ना, एक तो खुद हमारा कपड़ा घुमाओ, ऊपर से बोल रहे हो पूरा पैसा भी नहीं दोगे। तो यहाँ पर ये जो ड्राई क्लीन वाले ने, लॉन्ड्री वाले ने ये जो कंडीशन रखी वो रीजनेबल नहीं थी, इसलिए वो वैलिड नहीं थी। तो अगर आप ऑफर के साथ कोई कंडीशन रखते भी हो तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगी। अगर वो कंडीशन रीजनेबल नहीं है तो ऑफरी उससे बाउंड नहीं होगा। दिस वाज कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। एक लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस का, जहां पर लिखा हुआ है कि कई बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हो ना तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जिसको जिसको भी ये फोन खरीदना है वो मेरे को 10,000 रुपए पेमेंट कर दो। अब आपने अगर मुझे 10,000 रुपए पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब आपने मेरा कंडीशन परफॉर्म कर दिया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। उस केस में अलग से एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है अगर आपने जो कंडीशन थी उनको परफॉर्म कर दिया तो। एग्जाम्पल है इसका कालिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी वाला। कालिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था, कंपनी ने ऑफर दिया था कि जो भी इस दवाई को खाएगा उसको ये फ्लू नहीं होगा, उसको ये डिजीज नहीं होगा, फिर भी अगर हो जाते तो हम कॉम्पेंसेशन देंगे। तो यहाँ पर स्मोक बॉल कंपनी ने एक ऑफर तो दिया और एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको बस वो गोली खाने की जरूरत थी और अलग से कंपनी को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर ऑफर कुछ ऐसा है जिसमें आप सिर्फ परफॉर्म कर लो तो उसी को एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। उस केस में अलग से आपको अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो उस केस में अगर कार्लिल ने वो गोली खा ली, वो दवाई खा ली, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, इसको अलग से कंपनी को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो वेयर द ऑफरर रिक्वायर ऑफरी टू परफॉर्म और डू सम एक्ट, द mere परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट बाय द ऑफरी विल कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरी उसको सिर्फ परफॉर्म कर देता है तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, अलग से कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ऑफरर ने अलग से बोल दिया कि आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा तो उस केस में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। If the offerer requires the communication of performance, अगर ऑफरर बोलता है कि आप दवाई खा लो, दवाई खाने के बाद आपको हमें इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि आपने दवाई खाई है, तभी हम उसको वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे, तो उस केस में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इफ द ऑफरर और रिक्वायर्स कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, उस केस में द मियर परफॉर्मेंस इज नॉट इनफ, उस केस में आपको कम्युनिकेशन भी अलग से करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस का। ओके, विद दिस वी आर डन विद आवर यूनिट 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद आ रहा है सब कुछ? याद आ रहा है सब कुछ? यस यस। यूनिट 1 कुछ कॉन्फिडेंस आया? कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा यूनिट 1? सम कॉन्फिडेंस? यस पीपल? यस, क्रिस्टल क्लियर। ग्रेट ग्रेट। अब मैं बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर
इसी गली से एक बार और गुजर लो आजकल में ही, तो ये गली का रास्ता भले कितना कॉम्प्लिकेटेड आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कहने का मतलब ये है कि अभी अभी अपन ने रिवाइज किया है, ये जो नोट्स है, वैसे तो ये यूनिट 1 वाले नोट्स मैंने पहले भी ग्रुप में भेजा था, बट अभी मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है इसमें, तो मैं फ्रेश वाला भी ग्रुप में भेज दूंगी। तो अगर इसको आप आज या कल में ही पढ़ के एक बार खुद से भी सेल्फ करके नक्की कर लेते हो ना, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपसे नींद में भी कोई पूछेगा ना, तो आप बता दोगे, आई कैन बी दैट श्योर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश अपन ने रिवाइज किया है, एक बार सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर लेना। बुक से भी एक बार रीडिंग लेना जरूरी है, क्योंकि सीए वालों को स्पेशली, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर है, तो एक बार बुक से जरूर रीड ले। और उसके बाद भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछने के लिए हिचकिचाए ना, मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दे। मैं आज नहीं तो कल, भले 1-2 दिन में या जैसे भी, मैं जरूर से आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे यूनिट 2 का रिविजन करने। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा सुनो,